मुहावरा में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, एक तो ज़ाहिर है बैकडोर राब्ते जारी हैं, पैगाम रसानी हो रही है, ये अलग बात कि एक स्टेलमेट ही है। इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि KPK की गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से क्या मुस्तकबिल अनफोल्ड करता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पर एक्सक्लूसिव स्टोरी हम लेंगे इस्लामाबाद से मियाँ शाहिद साहब से। मगर आज की जो सबसे अहम स्टोरी है वो ये है कि एक बहुत बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, एक जिसे ड्राउट कहते हैं अंग्रेज़ी में, या एक खुश्क साली दरपेश है। इसकी तरफ हमने कभी इसको जो है अपने पानी को 2010 का सैलाब आया था, तब से हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए था। उस पानी को जो है हमें एक रिपोर्ट उस वक्त बनी थी कि $10 बिलियन का फ्रेश वाटर जो है एक हिसाब लगाया था। $10 बिलियन का वाटर जो है $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके समंदरों में चला गया। तो हमने उसको हार्नेस करने के लिए, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए क्या किया। और आज ये है कि अब ड्राउट है और पाकिस्तान एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जद में है, और उसमें हम क्या करें। हम तो लड़ रहे हैं आपस में, बैकडोर राब्ते हैं, नहीं हो रहे राब्ते। तो ये जो आने वाले दिन है, ये हमारी ज़राअत पे क्या करेंगे। बिजली की कीमतें कम हो, ₹1 कम करने की इजाज़त दे दी उसने। बार बार हम कह चुके हैं, दुनिया की तमाम बिजलियों से महंगी तरीन बिजली है, बल्कि ये तो आसमानी बिजली लगती है। तो इसकी ₹1 कमी से क्या होगा। हमारी कैसे एक्सपोर्ट कम्पेटिटिव बनेगी, हमारी इंडस्ट्री कैसे किक स्टार्ट होगी। इस बिजली की कीमत के साथ तो नहीं होगी। अगर हमने IPPs के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है और हमने ये जो कैपेसिटी पेमेंट की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, जिस तरह हमें मुख्तलिफ़ अमायदीन हुकूमत की गुफ्तगू से नज़र आता है, तो ये तो इससे कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली, बल्कि लास्टली, इजराइल जाने वाले साफ़ी कौन है, उन पर क्या क्रैक डाउन होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी एक गुफ्तगू की है, उस पर हम देखेंगे कि उन्होंने ख़ास तौर पर टेसिडली एक पासिंग वे में ज़िक्र किया कि जो एक टेबल की गई है करारदाद वहाँ अमेरिका में, वो एक पर्सनल बिल है, और ज़ाहिर है वो पास होते होते बड़ा टाइम लगेगा। फिर जब तक उसके सदर ना हो ट्रंप के, वो होता नहीं है। फिर अगर वो ट्रंप उस पर साइन ना करे तो वो वापस आ जाता है दोबारा से, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो हनूज़ दिल्ली दूरस्त। और फिर ये कि हमें अपने घर के मसाइल का हल से तलाश नहीं करना, अपने अवाम और उसकी सपोर्ट से करना है। और अवाम की सपोर्ट कैसे मिल सकती है, कल भी हम आपको शो में अर्ज़ कर चुके हैं। मेरे साथ हैं मौजूद मियाँ शाहिद साहब। मियाँ शाहिद साहब, पहले इसी पे बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक स्टेल मेट है और तकलीफदेह और क्लीशे बन चुका है। हम खुद जिच हो गए हैं तो सुनने वाले भी जिच हो जाएंगे कि भाई क्या बैकडोर राब्ते हैं, नहीं है, किसी पास ये कहानी लगती है या नहीं लगती। तो बहरहाल जो भी है, इस पर आप ज़रा, क्योंकि वहाँ आप करीब हैं, तो रिपोर्ट कर सकते हैं हम कि क्या हो रहा है, ये बात करें। फिर आगे चलेंगे आपकी मेन स्टोरी, मौसमियाती तब्दीलियाँ और खुदा न खास्ता ड्राउट या खुश्क साली का क्या मामला होगा। मियाँ साहब। काज साहब, इस हवाले से जो बैकडोर राब्ते हैं वो तो जारी थे, लेकिन कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, कल एक बड़ा पैगाम रसानी हुई है, और PTI के बड़े रहनुमा जो हैं वो बानी PTI से मिले हैं, और उस हवाले से वो रिपोर्ट भी हुआ। लेकिन उस हवाले से एक पैगाम था जो कि वो पैगाम लेके गए थे, और उन्होंने पैगाम दिया कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं, कौमी इश्यूज़ हैं, उस पर बानी PTI जो है वो लचक दिखाएँ। और उस जो कि सबसे बड़ा इशू जो है, पिछले दिन पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ था कौमी सलामती पर, तो उसमें PTI नहीं आई थी, अपोजिशन जमातें जो हैं वो नहीं आई थी। तो इस हवाले से कोशिश हो रही थी, और ये पैगाम जो है वो वहाँ पर दिया गया, और उससे पैगाम जो है वो उसमें बानी PTI ने अच्छा जस्चर दिया है। और इसमें जो पैगाम वापस आया और आके जो है वो हुकूमती हलकों में और मुख्तरा में जो पैगाम दोबारा वापस पैगाम लिया गया, तो वो उसमें बताया गया कि बानी PTI जो है वो इस पर नीम रज़ा हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बहरहाल वो पैगाम जो है वो आज हुकूमत को पहुँच चुका है, और हुकूमत इस पर जो है वो गौर कर रही है कि नई ईद के बाद एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती का, और उसमें जो है PTI को दावत दी जाए, और PTI उसमें जो है वो शिरकत करेगी। हुकूमत को ये यकीन है, और इस हवाले से जो पैगाम रसानी हुई है उस पर हुकूमत जो है वो मुतमिन है। वो बाकी जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी बात की जाएगी, और एक मुकम्मल कौमी लाहे अमल जो है वो बनाया जाएगा। वो तो ठीक है, जो कमेटी का
इजलास होगा, उसमें तमाम पार्टियां आएंगी, ये हुकूमत को यकीन है। हम उम्मीद भी करते हैं हो जाए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आखिर में ऐसा होता है कि पता चलता है कि वहीं पे सुई जो है फंसी हुई है अडियाला जेल में। अच्छा मियाँ साहब, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं अमरीकी सफ़ीर से, कोई मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, उसमें क्या इसकी यानी रस्मी मुलाकात थी या कोई ख़ास क्या इशू था? फिर आज तर्जमान ख़ारजा जो हैं वज़ारत ख़ारजा, उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की है, तो ये दोनों को किस तरह पहले तो आप ये बता दें ये सफ़ीर से मुलाकात का क्या मामला है? देखें कायद साहब, ये जो अमेरिकी सफ़ीर के साथ मुलाकात है, एक तो ये बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, और बाकी जो मामलात इंटरनेशनल चल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी टास्क जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दिया गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए भी थे, उनके वहाँ पर दौरे के दौरान बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई थी, और उसका तसलसल जो है वो यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी आज मुलाकात भी हुई है। और इस हवाले से जो मुल्क के अंदर मामलात हैं और इंटरनेशनल मामलात हैं वो मोहसिन नकवी साहब को सुपुर्द कर दिए गए हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस महाज को संभाल चुके हैं। लेकिन कायद साहब, जो असल खबर है वो कुछ और है, वो ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासत है वो ये रुख इख्तियार कर चुकी है कि जो KPK की हुकूमत है वो इस वक्त स्टेक पर है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनके साथ बानी PTI के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में आए और उनसे मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने बाकी मुतअद्दिद बार पैगाम भेजे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और ये ज़राए ये कह रहे हैं, और PTI के ज़राए कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी हुकूमत, बल्कि उनकी अपनी सीट एज ए CM वो स्टेक पर लगी हुई है। बानी PTI की जानिब से ये उन्होंने जहन बना लिया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो उनके लिए काम नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, इसलिए उनको इस सीट पर नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब भी तैयारी कर ली गई है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो अली अमीन गंडापुर जो है उनको एक भरपूर किस्म की हमायत जो है वो दी जाएगी। और इस हवाले से आने ईद के बाद एक नया जो सियासी पनोरा बॉक्स है वो खुलने जा रहा है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद जो है PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो भी सामने आएगा। शेर अफजल मरवत ने भी इस हवाले से एक तस्दीक की है वो कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को भी खतरा है। और इस हवाले से जो PTI के ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सीट को खतरा है, लेकिन एक ग्रो जो है वो ग्रो तश्कील दिया जा चुका है जो कि उनकी सीट भी बचाएगा और हुकूमत भी बचाएगा। चलें, हो सकता है इस तरह भी हो जाए, और शायद इसका मतलब है कि अगर ये ग्रुप बन गया है तो इसका एक मंतकी जो एक कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि यानी ये खान साहब का आइडिया दुरुस्त है, या ये उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं आपकी बात से एक तखमीना लगा रहा हूँ मियां साहब। बिल्कुल कायद साहब, देखें ये तो उनको बावर कराया गया है, और बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर बानी PTI को कायल कर चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आपके हदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जब से आपने देखा कि यही वजह हुई कि जब अली अमीन गंडापुर वहाँ पर मिलने के लिए गए, और वहाँ पर भी बानी PTI के साथ उनकी जो है मुलाकात वो को खुशकुन नहीं थी, और बाद में उन्होंने आकर इसका इजहार भी किया, और TV शोज़ में उन्होंने कहा भी कि जो कुछ भी मैंने 26 नवंबर को किया था वो हदायत के मुताबिक किया था। लेकिन दूसरी जानिब बुशरा बीबी का एक मौक़िफ़ है बाकायदा तौर पर, और उन्होंने उसके बाद तहकीकात भी कराई थी, और उन्होंने KPK के अंदर जो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लग रहे थे करप्शन के, उस पर भी तहकीकात कराई थी, और सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो जाकर दी बानी PTI को। और वो उसके बाद ही एक डेवलपमेंट हुई थी कि जुनैद अकबर को जो है वह KPK का सदर बना दिया गया PTI का, और बहुत से मामला जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से ले लिए गए, और वो ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सके अब तक, और वो ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते गए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो बताया जा रहा है कि जो बानी PTI हैं वो इस बात पर कायल हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सीट पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ना तो मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जुनैद अकबर साहब की क्या स्टेटमेंट है, उसको टो कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है कि अगर लोग बाहर आ गए तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं? ये वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं या KPK के हवाले से?
देखिए कायद साहब उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट जो है वो इस तनाजुर में नहीं दी, खुदा न खास्ता कि वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पीटीआई के हवाले से दी कि जो पहले एहतजाज होते रहे हैं और उस हवाले से ये बात की जाती रही है कि वो एहतजाज नाकाम होते रहे हैं। और रात को शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे और आगे हालात जो बन रहे हैं वो उसी तरह बन गए तो फिर पीटीआई एहतजाज के काबिल नहीं रहेगी। और जो जुनैद अकबर हैं उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से ये उन्होंने कहा कि मैंने बात की थी, मैंने कोई ऐसी पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। उनकी कल वजाहत इस पर आ गई थी। जी ठीक है, पाकिस्तान की तो किसी को भी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, ये है तो हम हैं, मगर सवाल ये है कि गवर्नमेंट को ये मशवरा किसने दे दिया है कि अगर आप वहाँ कोई अनपॉपुलर सेटअप लेके आते हैं। अभी हमें बलूचिस्तान में ये जो शरपसंद हैं इनसे हमने करना है, इनसे निमटना है हमने, और एक हार्ड स्टेट का जो है वो अभी उसका देखते हैं कैसे अनफोल्ड करता है। ज़ाहिर उस हवाले से मनसूबाबंदी भी यकीनन हो रही होगी, और शायद आज मोहसिन नकवी साहब जो मिले हैं वो भी इसी हवाले से जो दहशतगर्दी का मैनस है जो हमें सर उठाता नज़र आ रहा है और हम इसका सर कुचलना भी चाहते हैं। तो ये कौन मशवरे दे रहा है इनको कि भाई वहाँ आप लॉयल्टीज़ चेंज कराएँ इस तरह से? तो फिर फेडरेशन जो है उसको तो हमने इकट्ठा रखना है भाई। तो ये गवर्नमेंट को कौन मशवरे दे रहा है इस तरह के, मियाँ साहब, जो कि भाई वो कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट? कैसा मशवरा गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा, मशवरा जो है वो बानी पीटीआई को दिया जा रहा है और बानी पीटीआई को इस बात पर कायल किया जा रहा है। मैं आपकी दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ। मैं आप बात ये कर रहा हूँ कि अगर वो KPK में अपना चीफ मिनिस्टर चेंज करते हैं तो ज़ाहिर है वो कर सकते हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनके नाम पे वोट लेके आए हैं सारे, उन्हीं के नाम पे गंडापुर साहब को वहाँ बिठाया गया है। लेकिन अगर गंडापुर साहब की लॉयल्टी चेंज करा के वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक आप लेके आते हैं तो आप आवाम को अपने साथ जोड़े हैं, दूर क्यों करते हैं? यानी जिस तरह हमारे दोस्त कहा करते हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी है ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है, कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे चली जाती है, आज ऊपर कल नीचे होगी, मगर हमारे कुछ परमानेंट इंटरेस्ट हैं। हमारी एक फेडरेशन है जिसको हमने हर कीमत पर इकट्ठा रखना है, ये तो हम चाहे किसी पार्टी में भी हो। तो अगर आप वहाँ पर लॉयल्टियाँ चेंज करा के ये करेंगे तो ये कितनी ये हिकमत होगी इसमें, जिससे पहले हम देख चुके हैं बलूचिस्तान के हवाले से। मगर चलें इस बात पे हम आगे चल के बात करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो मैशत का आप देख चुके हैं, मगर ये मौसमियाती तब्दीलियों और ड्राउट जो है उसके हवाले से हम कितने प्रीपेयर्ड हैं। मियाँ साहब के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये जो ड्राउट की बात हो रही है और खुदा न खास्ता 60% तक पानी की कमी, ज़राअत का एक क्राइसिस तो हमने सेल्फ क्रिएटेड था माशाल्लाह, मैं बार बार जिक्र ज़रूर करता हूँ नेकोकार और परहेजगार लोगों का। वो क्राइसिस तो जनाब काकड़ साहब जो थे, अनवारुल हक काकड़ साहब, जो उन्होंने इंपोर्ट करा ली और अपने बुरकस निकाल दिया क्योंकि मुनाफा बड़ी मुकद्दस चीज़ है। मगर अब ये क्या हो रहा है, ये जो पानी वाला मामला है, ये क्या रिपोर्ट है और क्या तवक्को की जा रही है और क्या ख़तरात हैं मियाँ साहब? कायद साहब देखिए, पानी तो हमने संभाला नहीं है जब से पाकिस्तान बना है अब तक। 1976 में 2 बड़े डैम बनाए थे और उसके बाद हमने कोई डैम नहीं बनाया, और अब सूरत हाल ये है कि पानी का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो उसकी जद में है पाकिस्तान। मेरी बात हुई इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के एक मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो अफेक्ट है इंटरनेशनल सतह पर वो है उसको कहते हैं लानीना। 2 इफेक्ट होते हैं, एक अल नीनो होता है, एक लानीना होता है। इस वक्त जो इफेक्ट है ये लानीना है, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि ये ऐसा इफेक्ट होता है कि एक फ़ज़ा में एक बबल बन जाता है और उसमें सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो एग्जॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से ड्राउट की सूरत हाल पैदा हो जाती है, खुश्क साली हो जाती है, ना बर्फ़ पड़ती है और मौसम में जो है वो बिल्कुल एक मौसम मुंजमद हो जाता है। और यही जो इस इलाके में जो है पाकिस्तान के एरिए में और दीगर इलाकों में जो है ये मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और जिसकी वजह से बारिशें नहीं हो पा रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े जो डैम हैं वो डेड लेवल पर हैं। तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल पर हैं। दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम है और बर्फबारी जो हुई है वो कम हुई है। 31%
10% कम बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होनी चाहिए थी 49%, लेकिन जो बर्फबारी हुई है 26%, और जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो गर्मी की शदीद लहर भी आएगी, और मई के अंदर अगर लानीना जो है वो तहलील हो गया तो बारिशें जो है मामूल के मुताबिक होंगी। अगर ये वो बबल फट जाता है तो फिर क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है और जो बारिशें होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर ये इसी तरह रहता है तो फिर खुश्क साली लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पानी का बहरान शदीद हो सकता है, क्योंकि इस वक्त 60% पानी के जो शॉर्टफॉल का सामना है वह सूबों को जो पानी की तलब है उसके मुताबिक पानी नहीं दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि चावल की फसल जो है वो मुतासर हो सकती है, और इससे कपास की फसल मुतासर हो सकती है, गंदम की फसल की पैदावार जो है वो मुतासर हो सकती है, और आगे गन्ने की फसल भी आएगी वो भी मुतासर होगी। फूड सिक्योरिटी का मसला जो है वो बन सकता है। और इस हवाले से कल एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो प्रेडिक्शन है, पेशगोई है, वो नहीं की जा सकती, क्योंकि पेशगोइयाँ फेल हो चुकी हैं, और महकमा मौसमियात ने कहा कि हर महीने की पेशगोई की जाएगी, लेकिन वो भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगी। इसलिए इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली है उसका एक बड़ा ही इफेक्ट पाकिस्तान पर मौजूद है। जो पानी सिंध को दिया जाना था वो पानी सिंध को नहीं दिया जा पा रहा, जो पंजाब को दिया जाना था वो पंजाब को नहीं जा पा रहा। दरिया जेहलम में मियां साहब ये बताएं, पानी की जो बहाव है वो 18,000 क्यूसेक है। ये एक और बात बताएं, हम 2010 से ये सुन रहे हैं जब बहुत बड़ा सैलाब आया था और बेशुमार लोग जो हैं वो डिस्प्लेस भी हो गए, कि हमें दो काम करने हैं। एक काम हमें ये करना है कि इन मौसमियाती तब्दीलियों की जद में जो आबादियाँ आती हैं उनको वहाँ से हटाना है, और फिर हमने ये करना है कि जो फ्लड है ये वैसे अगर इसको हार्नेस कर लिया जाए तो ये तो अल्लाह की यानी नेमत है, हम पानी को स्टोर भी कर लेते हैं। ये हमारी पानी की स्टोरेज की कितने अरसे का हमारे पास रेजरवायर्स हैं और कितने हमने बिल्ड किए हैं, क्या उनको बढ़ाया है? ये 2010 से लेके अब तक हम माशाल्लाह बैकडोर राब्ते ही करते रहे हैं, ये कुछ इधर भी काम हुआ है? मियां साहब, काजी साहब, एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड बैंक की, डॉक्टर ली हैं उन्होंने स्टडी की थी, वर्ल्ड बैंक से हमने कराई थी। उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को हर 10 साल बाद एक मेगा डैम की ज़रूरत है, और उन्होंने एक पूरा एक नक्शा खींचा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ डैम बनने हैं, वहाँ डैम बनाए जाएँ। दयामर बादशाह डैम का 2002 से शुरू हुआ था, अब तक नहीं बन पाया। कालाबाग डैम तो जो है वो तो सियासत की नज़र हो गया। इसके अलावा जितने भी डैम बनने थे वो नहीं बन पाए। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 डैम है। हम सालाना जो समंदर में पानी है वो 2 करोड़ 70 लाख एकड़ फीट पानी फेंकते हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सिर्फ 8 MAF पानी जो है समंदर को जाना जरूरी है। ये 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की इकोनॉमिक वैल्यू का हिसाब $1 बिलियन है, यानी कि हम कई $बिलियन का पानी जो है वो ज़ाया करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर पानी का मौजूद नहीं है। दोनों डैम डेड लेवल पर हैं, हमारे पास तीसरा कोई ज़खीरा मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों डैम भरे हुए हों और तमाम वसाइल को हम पानी दे पाएँ तो फिर भी 30 दिन का पानी हमारे पास होता है। हमारे पास इसके अलावा पानी नहीं होता। हमारे जो डैमों की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। जब तरबेला डैम बना था उस वक्त इसकी कैपेसिटी जो थी वो 97 लाख एकड़ फीट थी। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है इसकी वो 58 लाख एकड़ फीट है। 38 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि सिल्ट इसमें आती है। जो मंगला डैम है उसकी भी हमारी कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन तीन ऑप्शन आपने बताए हैं कि अगर वो बबल बस्ट हो जाता है तो ज़्यादा ये एक जिसे कहते हैं एकदम से बारिश और वो सैलाबी कैफियत भी हो सकती है, अगर ना हुआ तो ड्राउट की कहानी होगी। मगर एक बात हमने कल भी मियां साहब की थी कि 6 के करीब हमारे छोटे डैम ज़ेर पैसे ना होने की वजह से, मैं एक छोटा सा पीस पढ़ रहा था, मैं दोबारा कोट कर देता हूँ अरशद अब्बासी साहब का, कि 190 मिलियन की ये जो आप दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ये कम अज़ कम उन डैमों पर हम खर्च कर लें, क्योंकि हमें पता है ये स्कूल और दानिश और ये ठेके और ये तामीरात में जो हो रहा है, अब तो लाहौर में भी माशाल्लाह एक इसको पेरिस बनता नज़र आ रहा है आजकल हमें। तो ये डैमों की तरफ इस तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। सारे कहते हैं जनाब एक ट्रेन चला दो, एक अंडरपास बना दो, और कितने लोग हैं जो इससे ये जो फंडामेंटल हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि प्रोडक्टिव वो, तो वहाँ पे तो वो 6 डैम कब से इंतज़ार कर रहे हैं और वो इसलिए बंद हैं कि पैसे ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि स्टडी ये कहती है कि हर 10 साल बाद हमारे पास बड़ा डैम होना चाहिए। तो मियाँ साहब ये सारे सो रहे हैं या अपने लिए जाग रहे हैं, हमारे लिए सो रहे हैं? लेकिन काजी साहब ऐसा है, लेकिन इस वक्त खैर का पहलू ये है कि मेरी चेयरमैन वापडा के साथ बात हुई तो उनका इंटरव्यू मैंने किया।
तो उनका कहना था कि हमने काम शुरू कर दिया है, दयामर बादशाह डैम जो है वो तामीर हो रहा है, मोहम्मद डैम जो है वो 40% मुकम्मल हो चुका है, कालाबाग डैम उन्होंने कहा कि मैं अपने टेन्योर में जो है वो इसकी कंसेंसस पैदा करूँगा और वो भी बनेगा, वो भी उसकी भी तामीर होगी। ये तो डैमों की तामीर अभी शुरू कर दी गई है और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसको तामीर इसकी होनी चाहिए, फंड्स जो हैं वो बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन साथ साथ कायद साहब बिजली की कीमतें जो हैं वो भी कम हो रही हैं। इसमें आज IMF के जो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर उनकी नुमाइंदा हैं, उन्होंने बताया कि IMF ने ₹1 फ़ी यूनिट रीबेसिंग, जिसको बुनियादी यूनिट कहते हैं, उसकी कीमत कम करने की इजाज़त दी है। लेकिन वजारत जो ख़जाना कहती है कि ₹1.70 जो है वो कम करने की इजाज़त दी है। अगर ये ₹2 कम हो जाते हैं तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जो समाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में भी बिजली कम होगी और वज़ीर आज़म अभी ऐलान करेंगे चंद दिन बाद 7 से 8 रुपए फ़ी यूनिट बिजली मजमूई तौर पर जो है वो उसकी कीमतें कम होंगी, इसमें कोई शक नहीं। और साथ साथ ये भी है कि जो माड़ी एनर्जी है पेट्रोलियम, मियां साहब ये बताएं कि इश्तराक यहाँ डैमों में कोई जो तेल और गैस की, मियां साहब ये डैमों की जो इन्वेस्टमेंट है कहीं से आ रही है, सुना है सऊदी अरब से या चाइना से आ रही है इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी या हम खुद ही बना लेंगे? और ये मामला क्या है, कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? देखें कायद साहब, जो मेरी बात हुई इस हवाले से, जो डैमों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डैम जब मुकम्मल हो जाएंगे, ये दयामर बादशाह डैम और उसके बाद दासूर डैम और महमद डैम, ये तीनों डैम जब मुकम्मल हो जाते हैं तो तरबेला डैम पर जो तरबेला तोसीही मंसूबा है 5वां, वो भी मुकम्मल हो जाता है। तो 20,000 मेगावाट की बिजली जो है वो पन बिजली होगी, जो कि सस्ती तरीन बिजली होगी। ₹3.85 फ़ी यूनिट में बिजली पैदा होती है जो पन बिजली है। ये जब इतना इसको रिप्लेस कर जाएगी तो हमारी डिमांड तो सिर्फ 26,000 मेगावाट 27,000 मेगावाट है। तो हमें जो दूसरी बिजली पैदा करनी है वो रिन्यूएबल करनी है, जो कि सोलर से होगी, विंड से होगी, वो भी सस्ती है। और साथ साथ बिजली तो हमारे पास देखे ना मियां साहब, ₹1.50 की है। मियां साहब बिजली जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कायद साहब एक मिनट दीजिएगा, 2028 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बिजली की रेल पेल भी होगी और सस्ती बिजली जो है वो अवेलेबल होगी। और उसमें जो बिजली है वो पायदार बिजली जिसको कहते हैं, सदियों बिजली पैदा होने वाली, और वो सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही होगी, जिससे बिजली की कीमतें भी कम होंगी। मियां साहब बिजली तो इस वक्त भी हमारे पास हमारे इस्तेमाल से 2 गुना ज़्यादा है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है। मसला तो ये है कि जो हमने पेमेंट करनी है, लेकिन कैसा बहुत महंगी है। नहीं मेरी अर्ज़ तो सुने ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जिस्टिंग 2016 और 1993 के मुआहदे जब तक ये सैक्रोसैंक्ट मुकद्दस हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ की भी कसम खा रखी है हमने, जब तक ये मौजूद हैं, इस हर कोशिश, इस जो चट्टान है इन मुआहदों की, और ये जो एक इतना बड़ा पिरामिड है ये आपकी कैपेसिटी मेड पेमेंट का, उससे टकरा हम क्या करें? ₹3.5 की हम बिजली कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उधर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, उनके खिलाफ हमने ना फोरेंसिक ऑडिट करवाना है, उनको हमने माल भी दे देना है चुप करके। तो मियां साहब ये तो फिर सारी कहानियां लगती हैं। बिजली तो इतनी सस्ती है, मैं एक स्टडी के मुताबिक जो मैंने बड़ा अर्सा पहले पढ़ी थी कि हम जो है ये सस्ती बिजली 60,000 मेगावाट का तो सिर्फ कश्मीर में जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारे सूरज है, हर चीज़ है हमारे पास, मगर क्या करें, हम इधर जाते हैं आगे IPPs खड़े हैं, इधर जाते हैं आगे IPPs खड़े हैं। जो हमारे नुमाइंदे हैं, लगता है ये हमारे नुमाइंदे नहीं, ये इनके नुमाइंदे हैं ना सर। नहीं मियां साहब, नई इन्वेस्टमेंट तो तब लाएंगे, ये पुरानी इन्वेस्टमेंट ना देखें। वो मियां साहब सोलर पर जो हमारा पोटेंशियल है, मैं मियां साहब सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर IPPs की आप तदफीन नहीं करते, जो पोटेंशियल है वो 3 लाख मेगावाट का है सर। मियां साहब मैं मान लेता हूं सोलर से बिजली पैदा कर सकते हैं, और मैंने इससे कभी इनकार नहीं किया। सोलर से इस वक्त 2 से 3 रुपए फ़ी यूनिट में बिजली पैदा हो रही है साहब। मैं आपसे बिल्कुल, वो तो हुकूमत जो है वो सोलराइजेशन के 22 रुपए में दे रही है। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, 3 रुपए में बिजली पैदा हो रही है। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ। एज लॉन्ग एज IPPs और इससे टकरा के, ऐसी है जैसे जो आपका बहुत बड़ा जहाज़ टकराया था ना ग्लेशियर से, टकरा के पाश हो गया था। जब तक ये मौजूद हैं, बाकी सब ये कहानियाँ रहेंगी। मगर मियां साहब की ये बात ठीक है कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम पूरे साउथ एशिया को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अगर क्या करें, IPPs को तो हम छोड़ नहीं सकते। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे ये इसराइल में कौन से साफ़ी और कौन से लोग गए हैं, और ये जो थोड़ी बहुत बात ये भी करेंगे जो हमारे वजारत खारजा के तर्जुमान ने बातें की हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। मियां साहब, ये क्या मामला हुआ? ये इजराइल किधर से आ गया? कौन उसको विजिट कर रहा है? हमारे पासपोर्ट पे तो खाने में नाम ही नहीं है इजराइल का। ये कौन गया था और ये क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ बताएं हमें लेटेस्ट। सब चंद सहाफ़ी जो हैं वो इजराइल गए और इस हवाले से एक तंजीम है इजराइल की, उन्होंने उनको दावत दी थी और ये कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ियों के नाम तो अभी उन्होंने सीगा राज में रखे हुए हैं, लेकिन जब ये खबर आई तो इस हवाले से वजारत ख़ारजा से जो है वो पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो वजारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे नोटिस में है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नोटिस लिए हुए है और तहकीकात भी की जा रही हैं कि उन्होंने किस पासपोर्ट पर जो है वो सफ़र किया है। और ये कहा गया आज तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि डुअल पासपोर्ट हो सकता है, दोहरी शहरियत पर अगर कोई गया होगा तो उस पर जो है वो सफ़र कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये इजराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है और इजराइल के लिए जो है हमने इजराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और इजराइल के हवाले से हमारी पॉलिसी जो है वो अभी तक तब्दील नहीं हुई, ना होगी। और जिस पासपोर्ट पर जो है उन्होंने सफ़र किया है, इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये इन जो भी सहाफ़ी वहाँ गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस हवाले से भी उनके कुछ नाम, उन लोगों के नाम पता चले हैं कि वो कौन लोग गए हैं? मियां साहब, कौन लोग हैं? कुछ पता चला है? उनके नाम कोई सामने आए हैं? कायद साहब, अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन वो कहा जाता है कि जो तंजीम उनको लेके गई थी वो इजरायली तंजीम है और वहाँ पर विज़िट भी किया है, वहाँ पर उन्होंने बयानात भी दिए हैं और बयानात उन्होंने बड़े गुमराहकुन बयान दिए हैं, जिस पर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में जो है वो एक तबका है कि जो इसराइल को तस्लीम नहीं करने देता, लेकिन ये बात ये मियां साहब वहाँ पर दिए गए हैं जिसका पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। मैं कहता हूँ शर्म से डूब के मरना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि हम इजराइल के उन लोगों को तो हम सलाम करने को तैयार हैं जिन्होंने ये इस दरिंदे और इस जानवर के खिलाफ जो है कल वहाँ जुलूस निकाला और इसे कहा कि इसे उतारो और इसे जेल में भेजो, ये नेतान्याहू है। मगर इस रूलिंग एलीट के होते हुए, इस बर्बरियत के होते हुए ये कहना कि इजराइल को तस्लीम कर लो, मेरे ख्याल में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए और सलाम करना चाहिए एक छोटे से कमज़ोर से मुल्क को और उस कमज़ोर से मुल्क की ताकत देखें जिसका नाम यमन है। जी, यमन भी जो है वो कुछ देर क्या था, मद्दे मुकाबल तो रहूँगा हैं, तो वो तो अभी वो अपनी तमाम जो एक कह लें कमज़ोर रियासत तो वो है, मगर इसके बावजूद वो लड़ रहा है, खड़ा है और जवाबी तौर पर फेंक रहा है और ख़तरे की घंटी बजा रहा है कि हम आपके ट्रेड को हैम्पर कर देंगे और हम ऑलरेडी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है थैंक्स टू ट्रम्प्स पॉलिसीज़ एंड थैंक्स टू दी इंटरनल एंड जो कहते हैं अंदर का जो डिजीज़ सिस्टम है आलमी मैशत का। तो ज़रा इस बारे में भी बताएं कि क्या बराबर जवाब दे रहा है यमन? देखें कायद साहब, दो तरह से जवाब मिल रहे हैं। इसराइल को भी जवाब मिल रहा है। इसराइल ने आप देखा कि चंद दिन पहले जो गज़ा पर जुल्म ढाए दोबारा और फ़ज़ाई हमले किए, वहाँ से हमास ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने दोबारा हमले किए या इसराइल ने कब्ज़ा करने की कोशिश की तो वो जो यरगमाली उनके पास है, उनके ताबूत जो हैं वो इसराइल को भिजवाए जाएंगे। ये एक बयान दिया गया है। दूसरी जानिब कायद साहब देखें तो जो हौसी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो हमलों का जवाब दे रहे हैं और जो सुपर ताकत अमेरिका वहाँ पर उनके पर हमला कर रही है वो उसका जवाब देते जा रहे हैं। 8-8 घंटे उसका जवाबी हमले जो है वो किए जा रहे हैं और वो उनके मिसाइल जो हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट पर जो है वो लग रहे हैं। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी होशरबा खबरें हैं। उनके जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पर जो अमेरिकी मौजूदगी है वो वहाँ से हिल चुकी है और वहाँ पर अमेरिकी बहरी बेड़े जो है वो वहाँ से दूर जा चुके हैं और उनका जो है बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो चुका है जो कि अमेरिकी बता नहीं रहे। और जो अमेरिका वहाँ पर चाह रहा था कि उनकी ताकत जो है वो ख़त्म करके फिर ईरान की तरफ आया जाए। ईरान ने भी बड़ा वहाँ पर आगे से जवाब दिया है कि अगर ईरान पर जो हमला किया गया, बल्कि कल जो उनकी जो वीडियो सामने आई थी उससे भी जो है वो कान खुल जाने चाहिए और कान खुल चुके हैं कि और आंखें भी खुल
खुल चुकी हैं कि वहाँ पर जो ईरान के पास उनकी सोच से ज़्यादा जो है वो असला मौजूद है और ईरान की ताकत जो है वो अमेरिका की सोच से ज़्यादा है। लेकिन जो हौसी हैं वहाँ पर वो बिल्कुल वहाँ मुकाबला कर रहे हैं और वो मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं, ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचा रहे हैं वहाँ पर अमेरिकी तंसीबात को। और ये इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर इजराइल अपने मकासद और मजमूम इरादों से पीछे ना हटा तो हो सकता है कि यमन के हमले जो हैं वो इजराइल तक भी जा चुके हैं। अच्छा मियां साहब, एक और खबर भी है और वो ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या सिचुएशन इतनी तेज़ी से जो है वो डिटीरियोरेट कर रही है कि यूरोपीय हुकूमतें अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी आप अपना राशन स्टोर कर लें। ये ज़्यादा मुझे कोई एग्जेजरेटेड खौफ नहीं लगता, क्योंकि एक कोई जंग इस वक्त यूरोप और अमेरिका के दरमियान तो इस तरह नहीं है। तो ये यूरोपियन रूलिंग क्लास जो है वो इतनी खौफजदा किस बात से है और ये क्यों, इस खबर की क्या पस मंज़र है कि जी अपनी आप जो हैं फूड उसको आप ज़ख़ीरा कर लें? काजी साहब, ये खौफ दो तरह का है, एक यूरोप में पाया जाता है और एक अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में खौफ ये पाया जा रहा है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं। मेरी अमेरिकन में बहुत से अमेरिकन से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ पर एक बगावत सा माहौल है और जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उस पर जो है वो महंगाई भी बड़ी हो गई है और वहाँ पर जो है बिल्कुल बेयकीनी का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। दूसरा माहौल जो है वो यूरोप में इसलिए है कि यूरोप में अमेरिका ने बाकायदा तौर पर उनको कह दिया है कि नेटो को मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म के फंड्स नहीं दूंगा, अपनी नेटो बना ली जाए। और यूरोप ने यह भी बयान दिए, यूरोपीय ममालिक ने, कि उनको रूस से खतरा है। और यहाँ पर जो है वो वहाँ पर ऐसी साफराई हो रही है कि जिसमें यूरोपियन ना तो अपना दिफाई बजट बढ़ा पा रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास दिफा के लिए बजट बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया वो अपने अय्याशियों पर लगाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा जो है डेवलप करने पर लगाया। उनका जो उनको दिफा करता था वो तो अमेरिका करता था, अमेरिका के ज़िम्मे था। अमेरिका जो है अपना हाथ खींच चुका है, इसलिए अब यूरोप जो है वो मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं वो हर तरफ जो है दौड़े भागते फिर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या यूरोप के ममालिक, यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या टूट रही है और जो यूरोप मगरब जो है वो बिखर रहा है। ये वहाँ पर खौफ जो है वो पैदा हो रहा है। मैं अभी खबर, रूस जो है वो मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। नहीं, मैं ये अर्ज़ करूँ, ये CNN की खबर है, किसी छोटे मोटे आउटलेट की खबर नहीं है। वो स्टॉक पाइल कर रहे हैं और एक वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग अगर एस्केलेट करती है तो कि सीरियस शार्टेजेस हो सकती हैं। आप 72 घंटे और खौफ भी फैला रहे हैं और कुछ खौफ फैला भी हुआ है। और वैसे भी जो जिन लोगों के हाथ में ज़माम कार है आज के अहद में, वो भी इस निज़ाम के नुमाइंदे, और निज़ाम ही जब इतना जो है बोसीदा हो, इतना जो है बर्बाद हो, तो उसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो एक कुछ सैनिटी नज़र तो नहीं आती, मगर यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा 18 पेज पर मबनी एक ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया अपनी आवाम के लिए कि आप 72 घंटों के लिए इसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। फिर दूसरा मामला ये है कि जो एनर्जी है, एनर्जी, क्योंकि देखें सारा एनर्जी अगर जर्मनी अभी तक ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो वो नहीं इंतज़ाम कर सकता। अगर इधर रूस से या इधर एनर्जी जो है वो कट ऑफ हो जाती है तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल ज़माना तुलू हो रहा है। और एक हाँ जी मियाँ साहब, ये मामला ये CNN की खबर है, मैं अभी देख रहा था। काजी साहब, जो है ना चीन, वो इस सूरत हाल से मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। चीन जो है वो तजारती तौर पर भी सामने आ रहा है और चीन जो है वो फौजी तौर पर भी सामने आ रहा है और साथ साथ AI के मैदान में भी सामने आ रहा है। और चीन लगता है कि अगला जो है वो पूरी दुनिया में छाने वाला और ऐलान करने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो चीन ही है। क्योंकि मियां साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं, हर तरह से मेरे पास 10-15 सेकंड है, मंडियां भी कैप्चर करेंगे, मुझे क्लोजिंग करनी है। मगर नाजरीन, मैं इस बात पे क्लोजिंग हूँ कि ये कल जो हमने खबर की थी इसकी हम वजाहत शायद अगले हफ्ते या अगले प्रोग्राम में करेंगे कि ये जो डिजिटल चाइनीज़ करेंसी है, ये रिनमिंबी जिसे आप कहते हैं, ये इसको लेके आ रहा है। उसके मुकाबले में ये भी बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। दुनिया तेज़ तरीन तब्दीलियों की जद में है, हम इसको रिपोर्ट करते रहेंगे, आप हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।